नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। चंपावत दौरे पर सीएम धामी, गोलजुमू मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जनों के साथ किया संवाद। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सरकार पर महिला अपराधों के मामले में लापरवाही का लगाया आरोप। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आसमान से गिरा हेलीकॉप्टर। MI-17 हेलीकॉप्टर से देहरादून एयरलिफ्ट किया जा रहा था। खराब हेलीकॉप्टर, गनीमत रही, नहीं हुआ कोई नुकसान। उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, महंगी बिजली का प्रस्ताव हुआ खारिज। 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। हल्द्वानी में जन समाधान दिवस का आयोजन, डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निवारण के निर्देश। मसूरी में पटरी व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन, पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मसूरी में कुख्यात बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 लोडेड तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। मसूरी में असमंजसिक तत्वों के हौसले बुलंद, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालकर भागा कार चालक, कर्मचारी को भी किया कुचलने का प्रयास। बेलगाम ब्लॉगर पर हुई बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने दिया बयान, सीमा में रहकर सोशल मीडिया का ब्लॉगर करे प्रयोग। रामनगर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, आबकारी कार्यालय में काटा हंगामा, जमकर हुई नारेबाजी। और चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोलजीऊ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर संवाद भी किया। इसके बाद सीएम धामी ने कैंप कार्यालय में वरिष्ठ जनों के साथ संवाद भी किया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री चंपावत दौरे पर रहे। पहले गोलजीऊ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में संवाद करता और साथ ही उसके बाद जनता के साथ भी संवाद करते नजर आए। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करते हैं। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पैदल मार्च भी निकाली गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में निगम कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं को लेकर अपराध हो रहे हैं, जिस पर सरकार अंकुश लगाने में नाकामयाब है। अति जब हो जाती है ना, उसका पैमाना विरोध कभी चल जाता। हम भी समाज को जगाने का जो काम विपक्ष का होता है वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखते तो जाइए कि अंकिता पर न न्याय न मिलना और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, आप उसको आप देखिए, उसमें हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति लिप्त होता है। ये ठर उन पर कहाँ से आती है पता है? ये कहाँ से आती है? जब उनको पता है अंकिता का कुछ नहीं हुआ, हत्याकांड वाले को कुछ नहीं होता, हमारा क्या होगा? तो ये बेलगाम होना, इन्होंने आर्थिक बलात्कार कर दिया, इन्होंने बच्चों को बेरोजगार करके उनके अपेक्षाओं का बलात्कार कर दिया। आज ये बच्चियों का बलात्कार करने पर उतारे हुए, देखो ये अति हो चुकी है। इस राज्य से, इस देश से इनको जाना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज इस देश को ये बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिकी से लेकर करके। ये मेरा कहना है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस देश के अंदर हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उन पर बलात्कार के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे कलकत्ता हो, चाहे हमारी देवभूमि उत्तराखंड हो, पूरा देश कहीं पर छूटा नहीं है। यहाँ तक कि खबर तो यह है कि 1 मिनट में जो है 15 केस हो रहे हैं। ये आप ही लोगों की खबर है। तो इस तरह का अत्याचार जब बहनों पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मौन खड़ी हुई है, ज़रा कल्पना करिए हमारी देहरादून ISBT में जो घटना हुई, उसमें जिस तरह से रोडवेज के ही, परिवहन विभाग के ही 5 कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो ये इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहती है। तरह से लगातार हमारे देश में और प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आज कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले पुतला दहन किया है बुद्ध पार्क में, और उसके बाद एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि जिस तरह सरकार इतने अपराध के बावजूद भी सरकार की पूर्ण तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है इतने मामलों में, तो सरकार चुप क्यों है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि ये सिर्फ बातों तक ही सीमित है, ये धरातल पे नहीं मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो ऐसा क्यों है? क्यों अब अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं दिला पाए? और रुद्रपुर में आप महिला के साथ आप देखिए सेम कोलकाता जैसा प्रकरण हुआ। अभी पिछले बीते एक हफ्ते से आए दिन छोटी छोटी बच्चों के साथ बेताल घाट में, और हमारे यहाँ लोकल में भी एक केस आया है, परसों जो रात को एक केस आया है, जिस तरह से लड़कों ने छेड़खानी की लड़कियों के साथ। तो ये हिम्मत बढ़ रही है लड़कों की कि हम राज्य में जो लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिलाओं के लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, दहेज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग कन्याओं का जिस प्रकार से रेप की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी से लेकर के, और कल सल्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो अनैतिक काम करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करता है, जबरदस्ती करता है। शंतरशाह में, हरिद्वार में, पिराने कलियर में जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का नाम आता है, उनके ओबीसी प्रकोष्ठ के। ये पूरे राज्य के अंदर इस समय जिस प्रकार से भयंकर तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हत्या की वारदातें राज्य में हो रही हैं। रुद्रपुर में नर्स की रेप हुआ, हत्या हो गई। ये सारी घटनाएं पूरे राज्य में हमें शर्मसार करती है। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है कि प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे बलात्कार, हत्याएं के मामले दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। कल सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुराचार किया, आईएसबीटी में एक लड़की के साथ रेप होता है, रुद्रपुर में एक 10 के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और दिन ब दिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं थम नहीं रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है, और भाजपा सरकार मात्र मुख्यमंत्री बचाने के दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, और कानून व्यवस्था पर उनका शिकंजा जो है हल्का पड़ रहा है, जिसलिए जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही है। इस चीज़ का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। अंकिता से जो चीज़ शुरू हुई थी, आपने देखा उसमें भी जो लड़का पकड़ा गया पुलकित आर्या, वो बीजेपी के मंत्री का पुत्र और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता। उसके बाद आप आ जाइए 13 साल की बच्ची आईएसबीटी देहरादून, 26 जून 2024 14 साल की बच्ची बलात्कार और हत्या, हाथी परगला में एक बहन की हत्या और बलात्कार। उसके अलावा चंपावत के जो इनके मंडल अध्यक्ष है वो आज जमानत पे बाहर है ऐसे ही केस पे, और अब एक नया केस कल और दर्ज हुआ है जो सल्ट में हुआ है आज से 4 दिन पहले। एक 13 साल की बच्ची को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मॉलेस्ट किया है, और आरोप है कि बलात्कार। उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि उसका मेडिकल नहीं हुआ है। तो सारे तमाम केसेस आप देखिए, बीजेपी के शासन में जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रत्येक दिन किसी ना किसी बेटी की कुछ ना कुछ गलत खबर आ रही है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। सोहलपुर से हैं। सोहलपुर जो लड़का था उसकी हत्या कर दी गई, और उसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। कुछ गांव वाले में कुछ भी गांव के व्यक्ति है जिन्होंने जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये वो व्यक्ति उन लोगों ने मरवाया गया है, ठीक। और पुलिस पे हर तरह का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार दबाव बना रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमारी मातृशक्ति बड़े परेशान है। और आपने देखा होगा कि हिमाचल जितने भी राज्य हैं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 है क्राइम के मामले में। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अभी रुद्रपुर की घटना है, हमारी नर्स बहन थी, उसका रेप करके उसको मार दिया गया। अंकिता भंडारी एक नेगी है। और हरिद्वार का ताजा खबर है कि वो छोटी सी 13 साल की लड़की को रेप करके मर्डर
मर्डर किया गया, ये बहुत दुखद है। और वो उस सरकार के राज्य में हो रहा है जो बड़े बड़े दावा करते हैं, जो कहती है मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिन्होंने नारा दिया, वो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। आज जिस प्रकार से शासन सत्ता भाजपा का चल रहा है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, और बद से बदतर कानून व्यवस्था होती जा रही है। मुख्यमंत्री की उस पर चुप्पी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ISBT पे महिला का बलात्कार हो जाता है, गदरपुर के अंदर महिला का बलात्कार हो जाता है, अभी देवभूमि के अंदर बहन अंकिता भंडारी के बलात्कार की गूंज रुकी भी नहीं थी कि लगातार इस प्रकार के जघन्य कांड हमारे सामने आ रहे हैं। तो सब लोगों में आक्रोश है और उसी आक्रोश के कारण आज यहाँ पर उपस्थित होकर पुतला फूका है। और उसके ऊपर पुलिस के बड़े अधिकारी ये बयान दे देते हैं कि पुलिस कहाँ तक रोकेगी। निश्चित रूप से उन्हें ये समझना चाहिए कि कानून ने उनको ताकत दी है और वो इस तरीके का बयान देंगे तो बड़ा शर्मनाक बयान है और इससे जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। तो निश्चित रूप से आज हम मांग करते हैं कि इन कांडों का होना एक देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाला है। जिस प्रकार से महिला सुरक्षा बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। उसके विरोध में आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भी ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल सल्ट में एक किशोर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप पर कार्रवाई करने की मांग की है। वो बाहर नहीं रहनी चाहिए और मेरी लड़की से उसने छेड़खानी, बकरी सुहार थी मेरी लड़की, और वहां पे दो बहनें और थे, ये भाई और बहन थे उसके, उसको टॉफी देके मुंह में वो दूध भेज दिया उसने नीचे झाड़ियों में टॉफी देके, और उसने टॉफी देके और लड़की के मुंह में डांट मार के रुमाल डाल के उसके साथ पता नहीं क्या क्या हरकतें की। और बच्चे जब चिल्लाए तब जाके वो लड़के बच्चे आए ऊपर और उसके तब जाके वो भाग के हिनौला आया और हिनौले से लोगों को कोई पता नहीं चला, आदमी को संसदने ही नहीं चली उसकी। इसमें एक महिला उनके द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जो कि राजस्व पुलिस एरिया था। इसमें जो हमारे क्षेत्रीय पटवारी हैं उनके द्वारा जो है उनकी तहरीर पे जो है एफआईआर छेड़खानी पे एफआईआर दर्ज की, क्योंकि उन्हें द्वारा लिखा था कि मेरी बच्ची के साथ छेड़खानी हुआ है, और तहरीर मिलने पर उनके द्वारा उसमें जो है एफआईआर दर्ज करी गई है और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही है उसमें। और चूंकि उक्त प्रकरण में महिला संबंधी मामला था तो रेगुलर पुलिस को ये स्थानांतरण हो गया, उनके द्वारा इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल की कार्रवाई वर्तमान में की जाए। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इसमें जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है उनके द्वारा। देखिए, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से हुआ है और इसमें जो शासन प्रशासन के दबाव में इसको मामले को रफा दफा करने का काम किया जा रहा है, और इसमें ये 25 तारीख की घटना है और निरंतर 25 तारीख से आज 31 तारीख हो गए हैं। शासन प्रशासन का रुख है वो आरोपी को बचाने के पक्ष में लग रहा है। देखिए, हमने ज्ञापन दिया है क्योंकि कल से अभी तक उसको कोर्ट में न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और पुलिस पे पूरा हमारा जो है भरोसा उठ चुका है। पुलिस जो है भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ी में जो है मुलजिम को ले जा रही है रात को, और उसको कहां लेके जा गई है, क्या कर रही है, अभी तक उसको न्यायालय में पेश नहीं किया गया। और इसके खिलाफ आज हमने जो है एक जनसभा के साथ सांकेतिक रोड चक्का जाम का किया है और कल हम जो है अनिश्चितकालीन के लिए इस रोड को बंद करेंगे, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से मिली भगत सरकार के दबाव में काम कर रही है और पूरी तरीके से, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, तमाम तरीके से उस पर दबाव बनाया जा रहा है और उस महिला को आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसके खिलाफ हम कल अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में पानी की निकासी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दरअसल हाथी बड़कला स्थित महाकाल मंदिर में परिसर के भीतर और आसपास बरसात के कारण काफी पानी भर गया है, जिससे मंदिर में काफी नुकसान पहुंचा है। और इतना ही नहीं बल्कि जलभराव के कारण मंदिर खतरे की जद में भी आ गया है। वहीं महाकाली मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में पानी भरने की एक वजह मंदिर के दूसरी तरफ बने नाले में समुचित निकासी ना होना है। साहब नीचे बैठ गई, चारों तरफ दरारें पड़ गई है, मंदिर के चारों तरफ दरारें पड़ गई। हमने 3 मोटर लगा रखी है पानी की निकासी के लिए, 3 मोटरें लगा रखी है, लेकिन जो है कितना पानी झेलेगी मोटर। कल रात को भी हमने जो है कम से कम जो है 4-4 फीट पानी पूरे हॉल में भर गया, जिसके कारण जो है पूरे कपड़े मंदिर के अलमारी में पानी घुस गया, बक्सों में पानी घुस गया, बिस्तर सारे हमारे सारे खराब हो गए। हम तो खुद जो है पूरी रात भर जो है यहाँ जो है बैठे हुए।
समस्या इस बरसात में ज़्यादा हुई है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सड़क के एक पार नाला बना, उस नाले में सर्वे ऑफ इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया कॉलोनी का दोनों का पानी आता है, लेकिन उस नाले की निकासी की व्यवस्था सड़क के इस पार मंदिर के सामने एक बना हुआ नाला है उसमें डाली गई, लेकिन जो मंदिर के सामने नाला बना वो भी पूरा नहीं बना, अधूरा बना है। उस कारण से उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसकी निकासी की एक पुरानी व्यवस्था मंदिर के बगल में एक प्लॉट था, उस प्लॉट में जाने वाले पुराने नाले में थी। उसमें उस भूस्वामी ने उसमें नाला बंद कर दिया। नाला बंद करने के कारण अब वहाँ पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण, क्योंकि पानी ना उस नाले का ना उस नाले का कहीं नालों में नहीं बह रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है जहाँ पुरानी व्यवस्था थी। पुरानी व्यवस्था होने के कारण वो ज़मीन के नीचे जाकर सीधा मंदिर के अंदर आता है। मंदिर के पास की सारी दीवारों से, मंदिर के फर्श से, चारों तरफ से पानी मंदिर के अंदर आता है, कहीं कहीं फिर पानी भर जाता है। तो उधर उत्तरकाशी में बसे नेलांग और जादुंग गांव को प्रशासन की ओर से फिर से बसाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इस गांव के ग्रामीणों को अपने गांव छोड़ने पड़े थे, जिसके बाद अब फिर से प्रदेश सरकार इसे बसाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाने में, मैं हमारे समस्त गांव वालों को बसाने में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला कहना यह है कि इस गांव में खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जाए और मूलभूत सुविधा दी जाए। तो उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन के घोटाले की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी होने का आरोप लगाया है। हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि गोल्डन फॉरेस्ट मामले में सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिस कारण सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच कराने की बात भी कही है। सहसपुर, पूरा प्रेमनगर, पूरा हरकटपुर, विकास नगर, मसूरी, धनौली, टिहरी, सहदारा, पूरा 10,000 करोड़ की कम से कम संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि इसको नीलाम करो, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं ने कब्जा रखा। किसी के मॉल बने, किसी का कुछ बना, पूरा प्रेमनगर से कालसी तक और इधर देहरादून से मसूरी धनौली के टेहरी तक, उधर संविधान रोड, बहुत बड़ी मात्रा, बहुत ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का बता देना चाहिए। तो राज्य सरकार से अपील करेंगे कि कम से कम इस आदेश का पालन करते माफियाओं पर अंकुश लगाना का काम करें। अभी मुझे भी पढ़ने को मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, तो सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो सरकार की जमीन का कब्जा को उसको हटाने का काम करेगी। वहीं केंद्र सरकार किच्छा के खुरपिया फॉर्म की स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने जा रही है। वहीं एक और इसको लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दो इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के निवेश का दावा किया गया था, परंतु धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेट हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे भी इंडस्ट्री में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने यह इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया था, हमने पंतनगर बनाया था, सितारगंज बनाया था, देहरादून बनाया था, हरिद्वार बनाया था। उसमें बड़े बड़े उद्योग घराने प्रदेश के अंदर आए, 2000 इंडस्ट्री उस टाइम पे आई। टाटा, बजाज, किर्बी, हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े घराने उत्तराखंड के अंदर आए। लेकिन सरकार ने इन क्षेत्रों में और भूमि की उपलब्धता नहीं कराई। आप इच्छा को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन कहां से आएगी? इतनी जमीन भी आनी चाहिए। और प्रदेश की जनता को आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप मुख्यमंत्री जी ने देहरादून के अंदर इन्वेस्टर समिट किया था और करोड़ों रुपए जो इंडस्ट्रीज थे उनकी आवभगत के लिए खर्च किया गया था। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना आया, कितना प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे आए, कितना पलायन प्रदेश के अंदर से रुका, इन बातों का जवाब भी इनकी सरकार को देना चाहिए। तो वहीं हल्द्वानी में डीएम नैनीताल ने जन सुनवाई समाधान दिवस पर समस्याएं सुनी, जिसमें कुल 53 शिकायतें शामिल थी। वहीं इस दौरान डीएम ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल शिकायतों के निस्तारण करने की बात कही है।
नगर निगम के जो 60 वार्ड है उसमें हर 10 वार्ड पर एक कैंप के लिए हम लोगों ने रोस्टर बनाया था, जिसमें 1 से 10 वार्ड का कैंप पिछली बार काठगोदाम में हो गया था। आज दूसरा कैंप हम लोगों ने यहाँ किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग 10 वार्डों से अपने अपनी शिकायतें समस्याएं लेकर आए। कुछ इंडिविजुअल भी आए, ज़्यादातर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो लोगों ने आज यहाँ उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कुछ लोगों की समस्याओं के लिए विभाग ने जानकारी भी दी है कि कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उनके विषय में बताया भी है। जो व्यक्तिगत शिकायतें थी, किसी की समाज कल्याण से है या आधार कार्ड की समस्या है या विकलांग प्रमाण पत्रों की समस्या है, इस तरह के मामले भी यहाँ लोग लेकर आए हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कराया गया है। आगे भी हम लोग बचे हुए जो 40 वार्ड हैं उन पर 4 कैंप और लगाएंगे। इसके बाद जो जिन वार्डों को हमने कवर कर लिया उनमें फॉलोअप के रूप में भी छोटे कैंप विभागीय अधिकारियों के साथ प्लान करे जाएंगे। तो उधर रामनगर में दर्जनों महिलाओं ने लगातार बढ़ते नशे के खिलाफ आबकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं महिलाओं ने आबकारी कर्मचारी और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से गांव में अवैध कच्ची शराब का धंधा कई घरों में किया जाता है। वहीं मामले में आबकारी निरीक्षक ने कहा कि जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम नाथुपुर में दिन दहाड़े सुबह शाम कच्ची के बोरों के साथ से आ रही है। कम से कम 5-6 डीलर ऐसे हैं जो दिन रात कच्ची पी रहे हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुढ़े, लड़कियां तक दारू पीने लग गई है। लड़कियां तक दारू पी के रोड में पड़ी रह रही है। पुलिस प्रशासन, आपका अधिकारी को सारी जानकारी है। दारू बेचने वालों को मैंने एक बार कॉल किया, मैंने कहा छापा पड़ने वाला, तो उल्टा दारू वाले कहते हैं ना जी 2 सिपाही आए कल हमसे पहले कह के भैया माल को साइड कर देना, छापा पड़ने वाला है। तो बताओ हम किससे गए? पुलिस उनसे मिली हुई है। और ये आबकारी विभाग 5,000 महीने की एंट्री लेता कहते हैं हमसे वो जो दारू बेच रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार कहती है हमने रामनगर से नशा मुक्त कर दिया। कहाँ कर दिया? छोई में तो हर घर में हर 2 कदम पे दारू बिक रही है धड़ल्ले से। कच्ची, गुलाब, इंग्लिश, आप बियर की डिमांड करोगे तुम्हारे दरवाजे में बियर लेके आ जाएगा वो। होम डिलीवरी तक का हो रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है बताइए? मैंने रात कोतवाल साहब को फोन किया, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम दारू खत्म कर देंगे। अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं है। साथ ही हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग मित्रों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। वहीं बैठक में उद्यमी ने सुझाव दिया कि समय समय पर बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं का निदान भी हो सके। उद्योग मित्र की बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई है। तो एक तो इनकी डिमांड है कि रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा ये है कि इनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क का। तो इनको जो इंडस्ट्री वाइज देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तीसरा, होटल इंडस्ट्री ने कुछ अपने मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि होटल का विस्तार हो रहा है। तो उसके लिए भी संबंधित उप जिलाधिकारी को एक बार मुक्तेश्वर क्षेत्र में विशेषकर सर्वे करने के लिए बोला गया है कि वहाँ पे सर्वे करके बताएं कि क्या समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। सर, इसी दफ्तर में जिसमें आप हैं, देखिए इस तरह का इन जनरल तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। कोई इंडिविजुअल समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। वैसे जहाँ तक छोटे व्यापारियों का प्रश्न है तो काफ़ी सारे के फोरम्स हमारे बने हुए हैं जिस पर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और जैसे हमने अभी एक डिसीजन लिया है कि उद्योग बंद की मीटिंग हमेशा हर महीने होगी। तो ये सब मुद्दों का जो इस तरह की समस्याएं आती हैं छोटे मोटे, उसका समाधान हो जाएगा। तो वहीं बात करें टिहरी गढ़वाल की, तो सोंडाट गांव में पुल न होने से गांव वालों को भारी परेशानी हो रही है। हालात ये है कि गांव वाले जिंदगी खतरे में डालकर रास्ते ट्रॉली के भरोसे नदी पार कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का सोंडाड़ा गांव पुल के अभाव में दुर्गम इलाकों में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ रहने वालों को नदी पार करके आवाजाही करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव वाले जिंदगी खतरे में डालकर रस्सी ट्रॉली के भरोसे नदी को पार करते हैं, जिसे उल्टी दिशा से हाथों से खींचना पड़ता है। यही वजह है कि गांव वालों के लिए रास्ते को पार करने के लिए भयानक चुनौती का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें क्या है? यहाँ बरसात में कोई आने जाने का साधन नहीं है और क्या है। कैसे करते हो आप इसको? बड़ा लगा रखा ही है, इसी में आते जाते हैं बस। अगर एक तरफ कोई नहीं है आदमी तो दूसरी तरफ हम भी आए तो इंतजार करते हैं किसी आने जाने वाले को, कोई आएगा तब खींचेगा इसे, बस। और क्या है इसमें? हाँ। और बच्चे वगैरह आपके? बच्चे ऐसे आते हैं जैसे बैठे रहते हैं वहाँ, जब तक इंतजार करते हैं। फिर गांव वालों का कहना है कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है।
सरकार ने लगाई थी पिछली बार 2022 में, जब आपदा आई थी यहाँ पे 22 में, यहाँ पे आपदा आई थी तो ये बना था, ये ट्राली बनी थी। उससे पहले हम लोगों की खुद की ट्राली थी, 2 बार भई चुकी हो। उसके बाद तो अब हर साल आपदा आ ही रही है, भूस्खलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पानी पीने को नहीं है, कहीं चलने को रास्ते नहीं है। महिलाओं का कहना है कि नदी पार करने में उन्हें खासी परेशानी होती है, खासकर तब जब कोई बीमार पड़ जाता है तो हालात ऐसे चुनौतीपूर्ण होते हैं कि जीवन या मौत की स्थिति बन जाती है। पार नहीं कर सकते, जब कोई रहे तब खींचे हमें तब जाते हैं, अन्य भी ना वो कोई तब वैसे खड़े हो जाते हैं। कल नहीं देखा आपने, गए हम खाना रखे वहाँ पे रखे, आप गए तो आप लेके चल गए, फिर हमने वही गरारी में रख दिया, बस यहाँ से फोन करा तब आते हैं गरारी में खाना लेने दुकानदार, बस ना अपना खुद नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, हमारा बस नहीं है ना रस्सी खींचने। बच्चे लोग तो जैसे स्कूल बच्चे चले जाते हैं, फिर जैसे मेरा लड़का है वो भी चले जाता है, फिर हमारा बस का नहीं है ना जाने। यहाँ बीमार हो गए बस तो चले गए थे, ट्रॉली खींचने वाला होगा तो चल जाओ बस, नहीं तो क्या। हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे यहाँ तो आज तक बस, और क्या करें, बस मर जाएंगे तो वो यहीं है और बच जाएंगे तो। गांव के निवासियों का कहना है कि कई बार वादा करने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया है। दिक्कतें तो हर बरसात में दिक्कत ही आती है, ऐसा तो है नहीं कि दिक्कतें ना हुए। यहाँ मैं कहता हूँ कि 60 साल की उम्र हो, 62 साल की उम्र हो चुकी है मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा सब यहीं के रहने वाले थे, लेकिन अभी तक कोई यहाँ सूरत नहीं समझी, कोई मतलब विकास तो यहाँ पीछे है सब। लोगों को उम्मीद है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव जल्द ही खत्म होगा। हालांकि उन्हें इस बारे में संदेह है कि ऐसा कब तक होगा उन्हें पता नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।